सेशन प्रारंभ से पहले इसका आगाज हम मंगलाचरण से करेंगे। पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्यो जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठक मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् मंगलम कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मंगलम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। वर्तमान शासन नायक विश्ववंदनीय महावीर भगवान की जय। जय जय संतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय जय सांग जिनवाणी माता की जय। जय जय अहिंसामयी जैन धर्म की जय। जय जय। ये हम सत्र में व्याख्यान शुरू करें उससे पहले मैं सभी उपस्थित बंधुओं से निवेदन करूंगा कि कुछ विद्यार्थियों ने पोस्टर तैयार किए थे, उनको भी आप ज़रूर अवलोकन करें। उन्होंने भी मेहनत करी है और उनके जो विषय हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ सकता है। तो एक पोस्टर है, ये डॉक्टर्स, ये नहीं, स्वाति जैन पीएचडी स्कॉलर हैं और उन्होंने तैयार किया जैन फिलॉसफी इन 21st सेंचुरी। इसको आप देखिएगा। दूसरा एक पोस्टर है, श्रावक की आर्ष शुद्धि एवं उसकी वैज्ञानिकता, और इसको तैयार किया है सोनल अग्रवाल ने। तीसरा जो पोस्टर है, जैन दर्शन आधुनिक मानवता के लिए एक नैतिक विज्ञान, इसको लिखा है नीलम जैन ने। ये भी स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर हैं। और एक चौथा पोस्टर है, अ, ये जुनीत अजमेरा का। ये टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ जैन फिलोसफिकल टीचिंग्स। तो मैं आप सबसे ये आग्रह करूंगा कि एक बार पोस्टर को ज़रूर देखें, जिससे इनकी जो मेहनत इन्होंने की है वो सार्थकता को प्राप्त हो। अब हम ये सत्र की शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये गोदावत साहब, आप ये एक माइक माइक देंगे सर? ये सत्र की में अध्यक्षता तो सुलेख जी कर रहे हैं, साथ में गोदावा साहब भी कर रहे हैं, लेकिन वो पहला पत्र उन्हीं का है, सुलेख जी का। तो अभी बनावस ये गोदावा साहब अभी आपसे रूबरू होंगे। हाँ, गोदा साहब, गोदा साहब प्लीज। सबको सादर जय जनेन्द्र। प्रथम सेशन प्रारंभ कर रहे हैं अपन। और सबसे पहले जो आज के इस सेशन के चेयरमैन हैं, जो ऑनलाइन चेयरमैनशिप कर रहे हैं, डॉक्टर सुलेख जैन। डॉक्टर सुलेख जैन यूएस में विराजित हैं और
ये एक बहुत बड़े एमिनेंट जैन स्कॉलर हैं और काफ़ी प्लेटफॉर्म पर आप जैन दर्शन के व्याख्यान आप देते हैं। और आज इस सेशन में जो प्रथम व्याख्यान इनका होने जा रहा है, मैं डॉक्टर सुलेख जैन साहब से निवेदन करूं कि वो अपना व्याख्यान प्रेषित करें। इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 15 मिनट का है। और आप जो व्याख्यान देंगे वो यूएसए रिजल्ट्स ऑफ न्यू रिसर्च एंड एकेडमिक एक्टिविटीज ऑन जैन फिलोसॉफी डन आउटसाइड इंडिया। तो मैं डॉक्टर सुलेख जैन साहब से निवेदन करूं कि वो अपनी प्रस्तुति देवें। सभी सभी को मेरा प्रणाम। जय जिनेन्द्र। गोडावत जी, आप इधर आ जाइए, ऐसे करिए वहां से उठ करके। गोडावत जी, हाँ, वो छोड़ करके, ताकि यू कैन सी एवरीवन। दैट विल बी नाइस फॉर एवरीवन टू पार्टिसिपेट। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोडावत जी टू स्टार्टिंग दिस प्रोग्राम। मैं थोड़ी सी, क्योंकि मैं 2 बार इसमें प्रोग्राम में मेरा नाम लिखा है, इन द बिगिनिंग एज वेल टुवर्ड्स द एंड। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मैं जितने भी मेरे रिमार्क्स हैं मैं वो सब बाद में बोलूँगा, बजाय इसके कि मैं 2 बार बोलूँ। तो अगर आप परमिशन दें तो आई विल लाइक टू स्पीक टुवर्ड्स द एंड। ओके, एंड विद दैट आई विल रिक्वेस्ट हमारे जो मेरे साथी हैं यहाँ पर, विद्वान हैं, हम सब मिलकर के काम करते हैं, डॉक्टर नरेंद्र पार्सन। I would like to request him, if you permit me, to start this program with his remarks about the philosophy. Let me tell you about Dr. Narendra Parsanji. He is a retired physician, anesthesiologist in Los Angeles area, Orange County. He's been significantly involved with us in the Jain academic education for the last 20 years. And apne, Anil Kumarji, you see him all the time. He is also part of the International School for Jain Studies. His house is really a very big collection, Jain museum. Both artifacts इन्होंने करे, and he had one teaching Jain art at University of California, Irvine at Santa Barbara. So with that, I would like to request first talk by my साथी, मेरे colleague दिल्ली के डॉक्टर नरेंद्र पार्सन जी। आप बोलिए पार्सन साहब। Jai Jinendra, Sulekji, you are very generous in talking about me. Thank you so very much. You've always been my mentor, and I appreciate that. Thank you. भंडारी साहब हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अनिल जी, आपसे तो मिलते रहते हैं, आपको भी बहुत बहुत वंदना। तो I looked into talking about what I could say in terms of academic research and institutional growth of Jain philosophy. I'd say mostly in North America, because that's what I know mostly about. That's where I'm involved with. And since I retired, thanks to Sulekh ji and some other friends, we have been involved with the promotion of Jain academics all over North America. So continuing with that, and I'll tell you what we have been doing at different universities, essentially to promote the Jain philosophy. For example, so far, I think we have, Sulekh ji will correct me later, I think we have maybe 40 to 50, I think almost 49, 50 universities that have courses teaching Jain philosophy. And this may be spread beyond North America, but I'm sure there are as many. And in addition to all that, we also have endowed chairs and professorships and lectureships, and I think at least 30 or so PhD students that are studying in these universities of Jain philosophy.
I won't go through details of what they've been teaching, essentially emphasizing and promoting ahimsa, aparigraha, and ekantavad, and of course other aspects of Jain philosophy. And included with that, I think what is very fundamental and being done very effectively around here is application of these philosophies in different ways of life, or different walks of life. And on the side also, to emphasize ahimsa or nonviolence, there are a couple places specifically emphasizing veganism. Essentially, it's part of protecting animal or living beings. It started with trying to protect life, and to emphasize it even more, these people started emphasizing veganism. And just recently at Georgia State University, we have a professor, Sunita Ji. She had for about 3 days or 4 days of continuous veganism program over there, where all the meals served in the canteen or the cafeteria were vegan. It went very well. And the way I considered anything going well is when the people who are not really familiar with what they're going through, they come and ask questions. And they're curious, they want to give their own thoughts. And most of these people, in the long run, are somehow influenced. There are many major centers that have been teaching the ahimsa, different aspects of our Jainism. And what was very fascinating, and because this gentleman came to one of our talks recently, there was a seminar at State University at Long Beach in California. His name is Farsi Harsini. He's originally from Iran, and he saw the brutality that was being administered to these animals for food, and he could not tolerate it. He left Iran and escaped to India. And in India, he stayed for a couple of years or something, and then moved to North America. He is the most staunch vegan that I've ever met. And now he goes to different universities in North America and holds a whole day vegan poster seminars on the open in the university campuses and serves vegan meals. It's become reasonably popular. Many students are going in and asking questions. And as I said earlier, I think when people have curiosity, they ask questions, you know they are interested, and we don't know how many will really follow those things. But to date, most of these that we have come across have been very accepting and wanting to follow this. I'll give you a quick example of the local university over here. About 8 or 9 years ago, they did not have any vegetarian separate meal in their cafeteria. At the request of, we had the program of Jain Studies started over here locally, and
after about 2 or 3 years of that program, the student body of these classes went and requested the cafeteria supervisor to present vegetarian meals because they were studying vegetarianism and or ahimsa, etc., for Jain philosophy. So they introduced that. Guess what? About 4 years ago, some of the student bodies went again and said, nope, we are vegan, so we would prepare a vegan meal. And so now 50% of the food served in the cafeteria is vegan. Again, I emphasize the fact that the more students we have, the more people, younger generation we have to involved with these programs of philosophy, understanding this is we're helping them all in the right direction. I'll mention one more aspect. There are many, I can keep going. And like I said, there are 50 universities. I forgot to mention, we also have, and I'm sure most of you know about this, a online university, Arihanta Institute, just started approximately 3.5 years ago, but done very well. And we have a couple of endowed chairs in that program now, and one of them is promoting veganism. Again, don't get me wrong, it is based, the teaching is mostly Jain philosophy, except that's one of the criteria they also mentioned, to emphasize the preservation of living beings, namely for food. The other programs that have been running, of course, you've all been familiar with Chris Chappell, who teaches at Loyola Marymount University over here locally. And yoga has been one of his favorite subjects. And he's done Patanjali yoga, and he's done Haribhadra Suri's yoga, and comparatively and emphasizing the Jain yoga as well. Been very popular, and mostly all his programs are full. And recently, if any one of you were there, I think Veena Howard from Fresno State University spoke at the ISJS program, where she conveyed how Ahimsa Anikant, and then also mentioned by Srimad Rajchandra and Mahatma Gandhi, and how they emphasized and practiced Jain philosophy. One interesting thing that happened recently was at a local university at Irvine, where we have been having many lectures, etc., on philosophy of Jain studies. But what was interesting was we got a professor from Harvard University on the East Coast, and we were trying and see how we could save animal lives from medical or research, biomedical research experiments. When I looked into it at that time, I found out close to $3 billion are spent every year in animal research. And most of these are funded by the government over here, or the rest, which is extra, by the pharmaceutical industries. Interestingly, and I know with my medical background, most of the medications that are, or vaccines that are developed, they have to pass through a very strict criteria of how safe it is.
and how effective it is. And that's why the animal experiments and or research is necessary. So interestingly, this professor from Harvard, we helped him and we were promoting him as well, came up with a technique where he uses computerized chips to do the research. And what he does is he takes the stem cells from, say, my saliva or anything that is non-invasive and or intrusive and or destructive, and cultures that, and then creates an environment where, say, for the lungs, pulmonary environment with the arteries, veins, and the alveoli, or the gastrointestinal tract, creates a similar environment with the chips, and the experiments are done. Two advantages or three advantages. One, it gets done very rapidly. Number two, fewer people are involved because it's all computerized. And number three, the most important to all of us, no life is lost. So with all of that, we really give, we called it Jain bioethics and instant saving of life. And our professor at UC Irvine, Brianna Donaldson, was pretty active in promoting this professor from Harvard. There are, so all of this, Sulekji, let me know if I go too much. How many, do I have some time? Maybe a couple of more minutes. And Okay, then I'll wind down quickly. Yeah. Yeah. So the animal research has been curtailed substantially. However, we have to convince a whole lot of people out there who still are not sure that this is a safe way to do it, even though there are many medications out or treatment out that have been approved by this process. I can tell you some other things as well, but because lack of time, what I would say is one of the things that can be emphasized again and again, and I'm sure most of you might agree, that we have to promote this in our universities. We need more younger people, and hopefully we'll have a substantial team of people to then go and research into the other aspects of Jain philosophy, namely the atoms, etc., that I think needs more involved study and research. So with that, I thank you very much for giving me time to mention a little bit about what I just said. And in conclusion, I mean, there's no question, thanks to Jaina and Jain Academic Foundation and the Foundation Jaffna, etc., and many, many, many good philanthropists in our country here that are helping us go ahead and continue with these help in different universities to promote our philosophy and get it to be more involved in more research, etc. So with that, I'd say good luck to us. I hope we can get stronger and better. Jai Jinendra. Okay. Thank you, Narendra Bhai, always bringing the medical aspect to our all these programs. Let me just tell you to all my friends who are attending, Narendra Bhai is involved with donation of body parts after the death. And he has started a significant movement in America through Jaina, other organization,
that when we are gone, our body parts could be used. And it is being written in many of our wills. So Narendra Bhai, this is a great initiative. This is Ahimsa in action. Okay, thank you. Yeah, that really is helpful because, and you, or at least in our country here, we have to put it in our will, or else, and they made it simple. In a driver's license, you can say that, and then it's taken into action when I'm no more. Very good. Thank you. Yeah. Giving those insights. Godavatji, please invite the next speaker, Dr. Ashish Shah. Now, next speaker is Dr. Ashish Shah. Dr. Ashish Yeah. Shah, he is from Samandip University, Baroda. Yesterday also we have listened his one lecture, and now today he is delivering another lecture, Dr. Ashish Shah, on the effect of iambil on plasma glucose lipid profile and physiological parameters, psychological parameters, and observational study. So Dr. Ashish Shah, he will deliver his short lecture on this. For this, the 20 minutes are provided to you. Please take care of the time because you have plenty of matter to discuss here. Very interesting lecture Dr. Ashish Shah is delivering. In the Samandip University also, in last previous seminar, he has also delivered a very nice lecture there also. And in continuation to that, he is also presenting this paper here also. So Dr. Ashish Shah, please. Okay, so very good morning to all. Jai Jinendra. So today I am going to discuss about the impact of IML. उसको स्टार्ट करने से पहले ये स्टडी हमने करीबन 2-2.5 साल पहले की थी अहमदाबाद में। स्टडी में हमने क्या क्या पैरामीटर्स रखे थे ये बारे में डिस्कस करने से पहले हमारा सोच ये था कि कई बार हम आम्बिल के बारे में बोलते हैं कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सो हमारा इंटेंशन ये था कि उसको साइंटिफिक वे पे खोजा जाए। सो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। क्लिनिकल स्टडीज़ होती है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ होती है। व्हेन देयर इज़ अ रिसर्च की जब स्टार्टिंग होती है तब यू हैव टू क्लिनिकली स्टार्ट विद द ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में आप जब ह्यूमंस को मतलब हम लोगों को इन्वॉल्व करते हो एज अ तपस्वी, तो उसका प्रोटोकॉल अप्रूवल वगैरह क्लिनिकली मीटिंग होके अप्रूवल आता है, उसके बाद स्टडी का अप्रूवल मिलता है। क्योंकि इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन मतलब ब्लड रिलेटेड टेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन तीनों होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रपोजल बनाना पड़ता है बिकॉज मेनी ऑफ यू आर नॉट अवेयर। सो जस्ट 1-2 मिनट ये गाइडेंस दे देता हूँ एंड देन वी स्विच ओवर टू अवर प्रेजेंटेशन। तो उसका प्रेजेंटेशन बना के यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन अमॉन्ग्स द अप्रूवल बॉडी। सो सुमनदीप में क्लिनिकल अप्रूवल बॉडी में एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, वहाँ से हमने ये स्टडी का अप्रूवल लिया एंड देन वी हैव स्टार्टेड कंडक्टिंग दिस स्टडी। ये जो स्टडी था वो दैट इज रिलेटेड टू द नवपद आयम्बिल ओनली। सो स्टडी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द 9 days ओनली। 9 दिन का ही हमने स्टडी किया था। वी जस्ट वांट टू नो कि 9 दिन में क्या चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं। सो आज जो मेरा टॉक है मैं उसके बारे में ही बताऊंगा कि 9 डे में हमको क्या क्या चेंजेस फिजिकली है, बायोकेमिकल है और साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या मिले। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। So agenda is first of all introduction, methodology, results, then I'll talk about discussion, conclusion and followed by references. Next one. Next. So fasting का importance we all aware about that कि health prospectus related तो है, but आत्म शुद्धि के लिए, आत्म चिंतन के लिए भी fasting is necessary.
So it is effective therapy. Yesterday, Narendra Bhandari sir have also discussed about the role of different type of fasting, autophagy की सर आपने कल बात की थी. So that is comes under one of the types of the fasting methodology. So इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, that is scientifically proven. So फिजिकल फायदे है, बायोकेमिकल फायदे है, और अपने धर्म रिलेटेड फायदे तो है ही है. सो फास्टिंग इज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, कंसिडर एज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट एवरीवन शुड ऑब्जर्व. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट फास्टिंग, जो 8 घंटे से लेके मैक्सिमम अप टू 16 आवर्स का जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग. हमारे में जो आयमिल है, एकाशना है, बियाशना है, ऑलमोस्ट वो इंटरमीडिएट फास्टिंग की कैटेगरी में आता है. इवन आप हम तीविया चौविया करते हैं, उसमें भी 12 to 14 आवर्स इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाता है. सो इंटरमीडिएट फास्टिंग के कई सारे बेनिफिट्स है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, बायोकेमिकल बेनिफिट्स. ये इसके बारे में अगर एक एक पॉइंट डिस्कस करने जाए तो उसके लिए एक एक घंटा लग जाए. सो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बहुत सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी इट इज प्रूवन, एंड साइंटिस्ट आर ऑल्सो on the way to proving many more benefits of intermittent fasting. So our Ambil Tap is under the category of one of the important intermittent fasting. क्योंकि हम एक टाइम 6 विघे का त्याग वाला जो आहार लेते हैं, तो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग ही हो रहा है. नेक्स्ट वन. सो आइबिल के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा. वी ऑल नो दैट जो 6 विघे की त्याग वाला जो तप है, एक ही टाइम बैठ के हम खाते हैं, दैट इज कंसिडर एज अ आइबिल फास्टिंग. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट. ओके. सो एज आई हैव मेंशन कि फर्स्ट हमने जो लिया, दैट इज वी हैव टेकन अ स्टडी अप्रूवल फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी. पर्टिकुलरली जो हमने स्टडी किया था, दैट इज वो फ्रॉम 1 October 2022 टू 9 October 2022. 9 days का हमारा स्टडी था, और इसमें टोटल 52 वॉलंटियर्स इन्वॉल्व हुए थे. ये 52 वॉलंटियर्स वो लोग हैं जिन्होंने पूरे 9 दिन का आइबिल तप किया हुआ था. इसमें स्टडी में ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ सपोज स्टार्टिंग में 100+ लोग जुड़ते हैं, बट कई सारे लोग नहीं कर पाते, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ड्रॉप आउट होते हैं. सो व्हाट वी हैव इंक्लूडेड ओवर हियर कि जिसने पूरे 9 दिन का फास्टिंग किया है, उनको हमने इंक्लूड, और उनकी स्टडी यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. नेक्स्ट वन. सो दीज आर द पैरामीटर्स दैट वी हैव स्टडीड. फिजिकल पैरामीटर्स में हमने हाइट, वेट, BMI, पल्स, BP वगैरह ऑब्जर्व किया था. In case of biochemical parameters, CBC, RBS, मतलब random blood sugar, HbA1c, lipid profile, thyroid profile, HSCRP, serum electrolytes, creatinine, ketone bodies. मतलब जो major parameters, जो routine parameters है, that is important for liver function, kidney function, lipid profile, ये सारे parameters हमने study में include किए थे कि भाई उसमें क्या changes आ रहा है. Then third one was the psychological. तो इसमें 2 थे. QOL मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. क्वालिटी ऑफ लाइफ एक साइकोलॉजिकल स्टडी है, जिसमें आपको जो भी वॉलंटियर्स है उसको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछने. इसका एक प्रोटोकॉल आता है. वो क्वेश्चनरीज आपको पूछनी है, और बेस्ड ऑन क्वेश्चनरी आपको इवेल्यूएट करना रहता है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी जा रही. और उसके बाद था HDRS, दैट इज हैमिल्टन डिप्रेशन रेट. मतलब एक साइकोलॉजिकल स्टडी होता है जिसमें हम इवेल्यूएट कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ साइकोलॉजी कि वो पर्सन डिप्रेशन के अंडर है कि नहीं. बेस्ड ऑन क्वेश्चनरी आप ये जज कर सकते हो. सो जो थर्ड वन था साइकोलॉजिकल, वो हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज हैमिल्टन डिप्रेशन स्केल, ये 2 स्केल इन्वॉल्व किए थे. इसमें हमने जो स्टडी किया था वो एक था डे 0 पे. डे 0 मीन्स जब आइबिल फास्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ था. दूसरा वाला जो हमने रिपीट स्टडी किया वो डे 4 पे, और तीसरा वाला डे 9. और जो बायोकेमिकल यानी कि ब्लड टेस्टिंग वाला था,
वो डे 0 और डे 9 पे क्या चेंजेस आते, बिकॉज 2-3 दिन में ब्लड में इतने चेंजेस नहीं आते, जनरली नहीं आते। तो डे 0 और डे 9 पे ब्लड चेंजेस क्या थे वो ऑब्जर्व किए, और कुछ पैरामीटर्स हमने ऑब्जर्व किए डे 0, डे 4 और डे 9 पे। नेक्स्ट वन, आई एम टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स नाउ। सो टोटल 52 पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ थे, जिसमें 28 फीमेल्स थे और 24 मेल्स थे। उसमें से हाइपरटेंशन वाले 3 थे, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले 2 थे, आईएचडी वाले भी थे, फिर 33 हैज अ डायबिटीज मेलिटस आल्सो। सो यू कैन से दैट कि मल्टीपल डिजीज वाले लोग भी आम्बिल तप में जुड़े हुए थे। इसमें ऐसा भी हो सकता है किसी को डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर भी था, किसको ब्लड प्रेशर के साथ और भी बीमारियां थी। देन जो एवरेज मीन वेट था सभी पार्टिसिपेंट का, दैट इज अबाउट वाज 67 kg, और वो रिड्यूस होके 66 टू 64 की कैटेगरी में है। सो एवरेज जो वेट लॉस हो रहा है ड्यूरिंग 9 days इज अराउंड 3 kg, जो मीन है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज अबाउट मीन। जो 52 पार्टिसिपेंट का एवरेज, किसी का 3 kg हुआ, किसी का 2 हुआ, किसी का 4 हो गया। सो एवरेज weight was whatever the reduce is around 3 kg, and BMI was on day 0, 4 and 9 was 6.76 से लेके आप देख सकते हो वो गया 23.24 on the day 9. Here you can observe, so around 3 point something BMI also reduced, and there was statistically significant difference between fasting blood sugar, HbA1c। जनरली हम 3 महीने पे लेते, बट क्लिनिकल प्रोटोकॉल व्हेन यू हैव अ लेस डेटा, तो आप HbA1c का अप्रूवल हमको साइंटिफिकली मिलता है कि हम सर्टन डेज पे भी उसको रिपीट कर सकते हैं। देन सीरम क्रिएटिनिन, ये 3 चीजों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमको देखने को मिला। नेक्स्ट वन, ओके, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ टेबल वैल्यू। तो जनरली दोज हु आर स्टेटिस्टिशियन उनको पता है कि पी वैल्यू अराउंड 0.001 टू 0.005 में अगर बैठती है, सो दिस इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, उसको स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स माना जाता है। तो आप देख सकते हो कि क्लिनिकल पैरामीटर्स में जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो बोल्ड किया हुआ है मैंने 0.005, दैट इज अ सिग्निफिकेंट। देन वेट सिग्निफिकेंट, BMI सिग्निफिकेंट, और फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c और क्रिएटिनिन, तीनों सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मतलब ये कम हो रहा है। मेटाबॉलिक रिलेटेड, डायबिटीज रिलेटेड फायदे हो सकते हैं इसके। नेक्स्ट वन, this is just a chart representation of all vital parameters and blood parameters on day 0, 4, 9 and blood parameters के day 0, day 9. Next one. ये था साइकोलॉजिकल स्टडी जिसमें हैमिल्टन डिप्रेशन रेट स्केल में क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी अच्छा था, और हैमिल्टन डिप्रेशन रेट पर्टिकुलरली वो बहुत अच्छा था। मतलब लोगों की टेंशन, तनाव एम्बिल से कम हो रहा है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट वन, discussion. Next one. So this is the summary I've got because the time is very less. So physical parameters में mean weight, BMI and diastolic blood pressure कम हो रहा था। बायोकेमिकल में फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c और क्रिएटिनिन कम हुआ, और साइकोलॉजिकल में हैमिल्टन डिप्रेशन रेट स्केल, मतलब डिप्रेशन कम हो रहा है, ऐसा सिग्निफिकेंस आ रहा है। नेक्स्ट वन, कंक्लूजन. So this is pilot work suggests that there is a scope of research work related to the fasting, particularly AMBIL में और कई सारे fasting work में हमारे research is possible. There are a lot of significance is there. Study needs to be done. AMBIL fasting was beneficial, particularly for metabolic, यानी कि diabetes है, psychological and overall holistic health, and we can do more research on this by involving more participants, और इवन अगर ज़्यादा स्टडी हो तो उसको आप क्लिनिकल ट्रायल में भी ला सकते हो, ऑब्जर्वेशन क्लिनिकल ट्रायल्स में। नेक्स्ट वन, रेफरेंसेस। नेक्स्ट. So this is the study which we already published in International Scientific Journal.
ये स्कोपस वेब ऑफ साइंस दोनों इंडेक्स इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, जिसमें हमने ऑलरेडी ये इफेक्ट ऑफ आइमबिल वाला पेपर पब्लिश किया हुआ है। वो आपको डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो, ये ओपन एक्सेस डाउनलोड हो सकता है। सो स्टडी इज ऑलरेडी पब्लिश। नेक्स्ट वन। सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो, आई एम हैप्पी टू आंसर अबाउट द क्वेश्चंस। Dr. Shah, thank you for this great study. I think, can you hear me? क्वेश्चन अभी लेना है डॉक्टर साहब? डॉक्टर No, सुनील? I just want to make a comment only that Dr. Shah, this is a very nice study you have done. I would like you to send a copy of this to our magazine in America, which is called Jain Digest. Because 3 weeks ago, hundreds of people, thousands of people were doing IMBIL. I'm sure they will like to know. So I can give you the address later on of the Jain Digest. That goes to about 20,000 people. Okay. Go ahead. Dev Kumar sir, do you have any question? Godavarji. Dr. Dev Kumar sir? Yes. Dr. Ashish, you have done a very systematic study. I am very much involved with Biotechnology Ethics Committee. So you have gone through the procedure, which is very good. My only question was, these participants, are they doing the regular job or they have been isolated from the regular job? Because the regular occasional one leads to a lot of stress, occupational stress. I just wanted to know that. Means they are isolated during 9 days, that you want to ask. So sir, we didn't have isolated, because to isolate for 9 days with a job was not a task that we could do. Even sir, इसमें भी क्या होता था, ब्लड पैरामीटर्स की जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, लोग वो भी नहीं कराते सर। तो दैट वाज नॉट पॉसिबल कि हम उनको 9 डेज तक रोक सके। बट हमने क्या किया था, एवरी डे वी आर यूज्ड टू टेक अ फॉलो अप ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है, जॉब के साथ में है तो आपको और कोई स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमने सर फॉलो अप लिया था। Excellent study, I would say, Dr. Ashish. I'm very happy. What I want to comment is that if anybody wants to take similar study, JAS will support it, but it has to be done with all the protocols. I also want to mention that we have studied about 42 cases who have done Varshitap, and there was a weight loss up to 15 kilogram. With we didn't have these psychological parameters, but we had a questionnaire, and they were all feeling better, more energetic, and so on. But of course, it has to be done. It was done post facto, so we don't have a continuous monitoring. But anybody who wants to conduct this study, I think JS platform is available for financial and other support. Sure, sir. Bhandari, Sure, sir. Thank you. Bhandari, that's a very good offer you have given, and I think more people should take up this offer. Just 1 second. If anyone wants to involve in this clinical type of studies on behalf of Sumandeep, we are always ready to collaborate. क्योंकि हमारा बेसिकली मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो ये मैनेजमेंट की ओर से भी है कि अगर जैन रिलेटेड कुछ भी रिसर्च करना है, वी आर ओपन टू कोलैबोरेट। तो किसी को भी करना है, वी आर ओपन टू कोलैबोरेट, वी विल डू इट। यस, Thank you. Dr. Godavarji, we need to move to the next speaker. Maharishi Mahesh Yogi actually undertook some studies on this transcendental meditation, in which they included this skin resistance and some other parameters also. So, I mean, can those parameters be also taken into account in this study? for that parameters, I first need to check it. What are the parameters they have used? Of course, if it is a significant, then we can include it. But before that, we need to check the parameters and the, I mean, study duration study also. Because some duration जो fast, मतलब ये 9 है तो ये short duration है. कोई parameters ऐसे हो जो long duration पे ही आपको दिखेंगे. तो based on study we can take the parameters. Yes. I have one question. Then I can speak. But yeah, we have to be,
cognizant of the time for other speakers. So we will take that question if the time is left. So Godawatji, kindly move to the next speaker. Otherwise, we will not have enough time for the following speakers. So we will take the questions in the last. Yes. So looking to the time constraint, we will shift to the next speaker, Dr. Pawan Kumar from Jodhpur. Please come and he will deliver his talk on तंदुल वैचारिक प्रकीर्ण की विषय वस्तु का आधुनिक विज्ञान से तुलनात्मक अध्ययन. So he will deliver the lecture on the तंदुल वैचारिक प्रकरण में जो जैन आगम है अपने द्वादशांग है, उस द्वादशांग में एक अंग है, उसमें तांदुल प्रकरण है, उसका आधुनिक अभी उसका उस आगम का और प्रेजेंट आधुनिक विज्ञान से उसका क्या रिलेशन है वो यहाँ बताएंगे कि किस तरह से एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, मार्फोलॉजी जो इसके अंदर है वो आधुनिक विज्ञान से जुड़ी हुई है. तो मेरे ख्याल से इनके लेक्चर में ये सब चीज़ कवर होगी. तो डॉक्टर पवन कुमार प्लीज. रागदेशं विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुनः शक्रपूजं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिमानये. सत्र के ऑनलाइन अध्यक्ष एवं आप गोदावत साहब एवं सभी विद्वान एवं मेरे स्कॉलर साथी, मैंने ये जो अध्ययन 3 महीने में जैन इंडिया ट्रस्ट के द्वारा जो फेलोशिप दी थी उसमें केस स्टडी की है और उसका कुछ सार मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. तो जैन आगम परंपरा विशाल साहित्य है और इसमें जो आगम साहित्य है वो अंग बाही के रूप में विभक्त है. इसमें उसी विभंग में अंग बाही का जो समावेश इस तंदुल वैचारिक प्रकरण का समावेश अंग बाही के अंदर होता है और इसमें विविध विषयों का समावेश है. एक गद्य पद्य रूप में रचना है. अब इसके संबंध में प्रकीर्णक किसको कहते हैं, इसके संबंध में नंदी चूर्णी में 2 मत मिलते हैं. एक तो अहरत द्वारा उपदिष्ट सूत्र का अनुसरण कर श्रवण जिसका निरूपण करते हैं उसको प्रकीर्णक कहते हैं, अथवा शुद्ध का अनुसरण कर अपनी वाणी कौशल से अपनी बुद्धि से जो प्रवचन आदि दिए जाते थे उनको भी प्रकीर्णक कहा जाता है. अब प्रकीर्णक की संख्या कितनी है इसके संबंध में 2 मत मिलते हैं. तो ये पहला मत है कि प्रत्येक श्रवण का एक प्रकीर्णक होता था. जैसे भगवान आदिनाथ ऋषभ देव के समय 84,000 साधु उनकी उत्कृष्ट संपदा थी, तो उस समय प्रकीर्णक की संख्या 84,000 भी मानी गई है. भगवान महावीर के समय उत्कृष्ट साधु संख्या 14,000 थी, तो एक अपेक्षा से प्रकीर्णक की संख्या 14,000 भी मानी जाती है. तो जिस तीर्थंकर के समय अधिकतम साधु संपदा होती थी उसके अनुसार प्रकीर्णकों की संख्या निश्चित की जाती थी. एक दूसरा मत भी प्राप्त होता है जिसके अनुसार जिन तीर्थंकरों के जितने शिष्य होते हैं उनमें जो औपातिक, वैनिक, कार्मिक, पारिणामिक 4 प्रकार की जो बुद्धियां होती है, इन बुद्धियों के आधार पर उतने प्रकीर्णक ग्रंथ होते थे. यानी जो 4 बुद्धियों से युक्त यानी जो प्रत्येक बुद्ध होते थे उसके अनुसार भी प्रकीर्णक की संख्या गिनी जाती थी. इस प्रकार प्रकीर्णक की संख्या के संबंध में 2 मत प्राप्त होते हैं. नेक्स्ट अब वर्तमान में प्रकीर्णक की संख्या, तो वर्तमान में प्रकीर्णक की संख्या 10 मानी गई है, पर अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संख्या इसकी लिस्ट दी है, पर सबको मिलाएं तो 22 होते हैं और यूं समान अभी जो प्रचलन में हमारे 10 प्रकीर्णक हैं. प्रकीर्णक के रचनाकार, तो इसके तंदुल वैचारिक के प्रकीर्णक का जो रचनाकार, इसके संबंध में कोई हमें उल्लेख नहीं मिलता है. इसका रचनाकार कौन है इसका स्पष्ट कोई भी उल्लेख या प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है. इसका समय काल, तो ये प्रकीर्णक का जो समय काल है वो 5वीं शताब्दी से पूर्व का या 5वीं शताब्दी तक का होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए नंदी सूत्र के अंदर तंदुल वैचारिक प्रकरण का उल्लेख मिलता है. इसके अलावा देवनचंद्र कृत पाक्षिक सूत्र है उसके अंदर मिलता है. आवश्यक चूर्णी, दशवेकालिक चूर्णी, निश्चित चूर्णी, इन सभी के अंदर इस ग्रंथ का उल्लेख मिलता है. और चूर्णियों का जो काल है वह 6ठी या 7वीं शताब्दी द्वितीय जो भद्र बाहु है उसके समय का माना जाए. तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो तंदुल वैचारिक प्रकरण है ये 5वीं शताब्दी से पूर्व या उसके समय तक का ये ग्रंथ निर्मित हो गया था. इसके अलावा जो इसकी विषय वस्तु है
वह स्थानांक सूत्र और भगवती सूत्र में भी वैसी की वैसी ही मिलती है। तो इसे भी अनुमान किया जाता है कि जिन्होंने भी इसकी रचना की होगी वो स्थानांक सूत्र और भगवती सूत्र की जो विषय वस्तु में से लेकर उसके आधार पर इस ग्रंथ की रचना की है। तो इस ग्रंथ की प्रामाणिकता हमारे आगमों से भी होती नहीं, जो विषय वस्तु इसमें प्राप्त है और लगभग लगभग आगमों में भी किसी किसी आगम में, जैसे भगवती और स्थानांक में अधिकतर है, बाकी अन्य आगमों में भी वो विषय वस्तु बिखरी हुई मिलती है। अब तंदुल वैचारिक प्रकरण की विषय वस्तु, नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इसकी विषय वस्तु को हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले गर्भावस्था, यानी इसके अंदर सिस्टमेटिक रूप से कैसे जीव गर्भ धारण करता है, किस प्रकार गर्भ में उसका विकास होता है और किस प्रकार उसका जन्म होता है, किस प्रकार उसका लिंग निर्धारण होता है, किस प्रकार से हम अनुमान कर सकते हैं कि बच्चा माँ की कुक्षी में दाएं बाएं किस तरफ है, उसके हिसाब से भी हम लिंग का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार ये इस ग्रंथ के अंदर मेंशन किया गया है। इसके अलावा फिर 10 अवस्थाएं, नेक्स्ट, जो हमारा इस ग्रंथकार ने हमारी आयु 100 वर्ष की मानते हुए उसको 10 अवस्थाओं में विभाजित किया है कि 10-10 वर्ष की हमारी अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं से हम आगे बढ़ते हुए कैसे हमारे जीवन का ह्रास होता है उसका इसमें मेंशन किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट 24 तीर्थंक चक्रवर्ती आदि का जो शरीर किस प्रकार से सुंदर बना हुआ होता है, उसमें किस प्रकार से उसके शरीर पे विभिन्न प्रकार के चिन्ह आदि होते हैं, उसका भी अंदर इसके अंदर मेंशन किया गया। फिर नेक्स्ट शरीर की, इसके बाद 100 वर्ष की आयु में हम कितना अन्न खाते हैं, कितने कपड़े पहनते हैं, कितना उसका उपभोग होता है। एक आगमिक परिभाषा में इन चीजों को भी परिभाषित किया गया है कि 100 वर्ष की आयु में जीव कितना कितना उद्गोलों का उपभोग करता है। इसके बाद समय, श्वासोच्छ्वास आदि का काल परिणाम दिया गया है। जो समय की सबसे हमारे यहाँ सबसे छोटी इकाई समय है, उस समय को भी यहाँ किस प्रकार से उसको विभिन्न प्रकार से उच्छ्वास निश्वास भी असंख्यात, एक उच्छ्वास और एक निश्वास में असंख्यात समय होते हैं। उसको एक उच्छ्वास और निश्वास को प्राण कहते हैं। 7 प्राणों का एक स्तोक होता है, 7 स्तोक का लव, फिर 77 लवों का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त की या 60 घड़ी का एक दिन रात, 15 अहोरात्र का एक पक्ष। इस प्रकार से उसको इन्होंने पूरे मेंशन किया है। फिर शरीर का स्वरूप, यानी हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी अस्थियां होती हैं, किन जगह कितने कितने अस्थि, स्नायु, नसें, पेशियां, रसायनी आदि होती हैं। उस समय हमारे इन ग्रंथकारों के पास ना तो कोई ऐसे साधन थे कि हमारे शरीर की इस अंदर की संरचनाओं को जान सके, फिर भी पूर्वाचार्यों के कथन के आधार पर ये जो चीजें इन्होंने इनमें मेंशन की है, ये भी लगभग लगभग आज के जो वैज्ञानिक बताते हैं उसके साथ ये समानताएं रखती है। फिर शरीर किस प्रकार असूचिमय होता है उसका भी इसमें अंदर वर्णन किया गया है। फिर अंत में वैराग्य प्रधानता को बताने के लिए स्त्री का कैसा स्वरूप है, यानी यहाँ बहुत सी बार ये बात आती है कि हमारे आगमों में स्त्रियों को बहुत उसकी निंदा की गई है, पर ये इसका तथ्य ये है कि वहाँ निंदा नहीं की गई है, वो एक वैराग्यप्रद कथन है। वो पुरुषों को स्त्री से किस प्रकार विरक्त होवे इसके लिए स्त्री का वर्णन किया गया है, और जब स्त्रियां उसको पढ़े तो उसको पुरुषों के रूप में समझे कि भाई किस प्रकार पुरुषों से हमको दूर रहते हुए अपने वैराग्य को करना चाहिए। तो इसलिए आगमों में कहीं भी स्त्री की निंदा नहीं की गई है, वो समाजकालीन पुरुष प्रधान था तो स्त्री को प्रधान कर कर इस प्रकार का वर्णन किया गया कि इन स्त्रियों से, पुरुषों को स्त्री से इन चीजों से खतरा है, इसलिए पुरुषों को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और जब स्त्रियां उस यानी साध्वियां स्त्रियां उस चीज को पढ़े तो उनको लिए समझे कि ये पुरुषों से हमको इस प्रकार का खतरा है, इसलिए हमको इनसे ये दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से इसमें ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, अंत में धर्म का महात्म्य बताते हुए इसकी विषय वस्तु का समापन किया गया। तो ये तो इसकी विषय वस्तु थी जो पूरे ग्रंथ का मैंने आपको संक्षिप्त परिचय दिया है। अब तंदुल वैचारिक और वैज्ञानिक में क्या समानताएं मिलती है, ये तो मैंने स्टडी 3 की तो उसको लगभग 100-150 पेज की और लगभग मेरे पास पूरी बनी हुई फाइल बनी हुई है, पर यहाँ कुछ 10-15 पेज में मैं आपके सामने उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो मुख्य मुख्य विषय हैं उनको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तंदुल वैचारिक गाथा 7.4 के अनुसार जो गर्भकाल बताया गया है वो 77.5 दिन और का लगभग बताया गया, और विज्ञान भी 280 दिन का गर्भकाल मानता है। तो ये चीज हमारे विज्ञान से मेल खाती है। फिर आगे इसमें बताया गया है कि जो गर्भ है वो
वर्तमान कालीन यानी जो परिस्थितियां हैं, वात पित्त आदि से प्रभावित हो सकता है। इसी बात को विज्ञान भी स्वीकार करता है। फिर गाथा 12 में 12 मुहूर्त तक जीव गर्भ उत्पत्ति योग्य योनि में लाखों जीव रहते हैं, लेकिन 12 मुहूर्त के बाद वे नष्ट हो जाते हैं। इसी को हम शुक्राणुओं की आयु की प्रजनन क्षमता को इंगित करता है। विज्ञान के अनुसार वीर्य में शुक्राणु एक घंटे के भीतर अंडे तक पहुंच जाता है, और कुछ शुक्राणु इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी हमारे इस विषय से मेल खाता है। गाथा 13 के अंदर बताया है कि स्त्री और पुरुष कितने समय तक प्रजनन के योग्य होते हैं। तो स्त्रियों की आयु लगभग 55 वर्ष मानी गई है कि 55 वर्ष के बाद स्त्री संतान उत्पन्न के योग्य नहीं होती है। पुरुष जो होता है उसकी 100 वर्ष की आयु है, तो लगभग 80 वर्ष तक उसमें शुक्राणुओं का वो प्रजनन यानी संतान उत्पन्न करने के योग होता है। उसके बाद उसकी योग्यता खत्म हो जाती है। वैसे 55 के वर्ष के बाद भी ये योग्यता में धीरे 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 क्षीणता आती जाती है, पर उसमें शुक्राणुओं की अंत नहीं होता है। वो धीरे अवस्था के साथ 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 शुक्राणुओं का जो उत्पादन या जो होना है वो कम होता जाता है। इसके बाद आगे जो 16, 17 और 18 गाथा में, नेक्स्ट 17 और 18 गाथा में पूरा गर्भ में 9 महीने तक कैसे बच्चे का विकास होता है उसका मेंशन किया गया है। ये बात भगवती सूत्र के पहले शतक के 7वें उद्देशक में भी आई है। तो प्रथम सप्ताह में जीव कलग यानी गाढ़े के रूप में होता है। फिर दूसरे सप्ताह में अर्धूप यानी जमे हुए दही के समान होता है। फिर प्रथम महीने में कैसे उसका विकास होता है, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, ऐसे का इसकी मैंने तुलना आगे फिर विज्ञान से भी दी है। तो वो क्यों हुई तुलना जैसी हमारे आगम में है, इस प्रकीर्ण ग्रंथ में वैसी के वैसी विज्ञान से भी मेल खाती है। इसके बाद किस प्रकार जो बच्चा गर्भ से निकलता है तो बच्चा सीधा निकलेगा, तो उसका जन्म यानी उसकी जो डिलीवरी सुलभ होगी। अगर वो अंदर शरीर में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसका जीवन खतरे में पड़ता है। एक ही बात हमारे ग्रंथ में मेंशन है, ये विज्ञान भी मानता है। अब इसके अलावा एक गाथा इसकी 87 और 93 में एक जल घड़ी का स्वरूप दिया गया है कि जल घड़ी का वर्णन किया गया है। और वो क्यों जल घड़ी आज भी विज्ञान उसको काम में लेते नहीं। वो अगर मॉडल हम बनावे और प्रस्तुत करें तो जो हमारा पुराना भौतिक ज्ञान था और जो वर्तमान का भौतिक ज्ञान है उससे हम समानता रख सकते हैं कि जो विज्ञान इन बातों को बता रहा है वह कहीं ना कहीं हमारे जैन ग्रंथों आगमों में कहीं ना कहीं छिपी दबी हुई पड़ी है। वहीं से हम इन चीजों को कहीं ना कहीं प्रकाश में लाकर हम हमारे जैनिज्म की प्राचीनता और महत्ता को सिद्ध कर सकते हैं। अब कुछ विषय ऐसे हैं जो मुझे और विज्ञान से और तंदुल वैचारिक के बीच में भिन्नताएं लगती है, जिनके ऊपर हमें विचार करना होगा। इन विषयों को या जो मैं बात रख रहा हूँ शायद आज का विज्ञान या साइंटिस्ट स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि हमने एक दो जनों से इसके संबंध में चर्चा भी की तो उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल, ये ऐसी बात संभव हो ही नहीं सकती क्योंकि विज्ञान में से कोई भी प्रमाण हमको नहीं मिलते हैं। पर ये बात तथ्य है कि हमारे आगम, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम हमारे आगम को प्राथमिकता देते हुए उसके ऊपर ये विश्वास करते हुए कि हमारे आगम ग्रंथों में कोई बात रखी गई है, तो लिखने वाले बेवकूफ यानी वो बात मिथ्या कथन करने वाले नहीं थे, क्योंकि वो या पंच महावरधारी थे तो वो मिथ्या कथन तो कर नहीं सकते। उनको परंपरा से या पूर्वों में कहीं ये बातों का उल्लेख होगा, उन्होंने इस चीजों को मेंशन किया है। तो हम कोई भी रिसर्च करें तो हमें हमारे आगम को प्राथमिकता देते, चाहे आज उसको विज्ञान प्रमाणित नहीं कर रहा है या हम उसको विज्ञान के द्वारा नहीं बता सकते हैं, फिर भी हमको ये हम उस विश्वास करते हुए कि जो चीज हमारे आगमों में मेंशन है वो बात सत्य है, वो गपोल नहीं है। चाहे उसको हम विज्ञान के द्वारा आज प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कमजोरी है, या हम वहां विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा, ये विज्ञान की कमजोरी है। पर ये कपोल कल्पनाएं नहीं है, कहीं ना कहीं इनमें कोई ना कोई तथ्य छिपे होंगे। हमें उनके ऊपर प्रयास करके उन बातों को प्रकाशित करना चाहिए। तो सबसे पहले जो गाथा 7 और 8 में है उसमें बताया गया है कि जो एक गर्भ में 9 महीने तक जीव रहता है, बच्चा रहता है, वह कितने सांस लेता है। तो उन्होंने कहा 3,14,10,225 पवन कुमार जी, पवन कुमार जी, मैं रिक्वेस्ट यू टू फिनिश इन 2 minutes प्लीज। यस, या प्लीज विद इन 2 minutes। तो वो श्वास लेता है। अब विज्ञान से बात मेल नहीं खाती, मैंने उसकी पूरी गणना करके नेक्स्ट हाँ बस ये अगली ये साइड दी हुई है किस प्रकार से वो मुहूर्त बैठकर 3 लाख की कल्पना बैठती है, क्योंकि विज्ञान तो मानता है कि जो श्वासोश्वास है
श्वासोश्वास की ये गणना विज्ञान से मेल नहीं खाती है, पर जब बच्चा गर्भ में आता है, हमारा जैन दर्शन कहता है कि अंतर मुहूर्त के अंदर ही पर्याप्ति और बल प्राण जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। विज्ञान तीसरे सप्ताह ऐसे इस प्रकार से नहीं 24वें सप्ताह में स्वतंत्र तंत्र जो श्वसन तंत्र है उसका मानता है, तो बात विज्ञान से मेल नहीं खाती। पर हम हमारा आगम कह रहा है कि अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट के अंदर ही वो जीव श्वासोश्वास लेने लगता है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी पर्याप्ति जो श्वासोश्वास पर्याप्ति और श्वासोश्वास बल प्राण है वो अंतर मुहूर्त के अंदर कार्य करने पर्याप्त होते ही कार्य करने शुरू कर देते हैं। तो ये बात हमारे आगम मेंशन पर ये मेल आगम इससे मेल नहीं खाती है। फिर एक इसमें बताया गया है कि जो दक्षिण कुक्षी में जो माता की दक्षिण कुक्षी में जो होता है वो पुरुष होता है, वाम कुक्षी में जो गर्भ का जीव रहता है वो स्त्री होता है, और जो बीच में रहता है वो नपुंसक होता है। तो इस स्टडी को सिद्ध करने के लिए हमको 200-300 ऐसी जो गर्भवती माताएं बहनें होती हैं उनकी पूरे 9 महीने की जो सोनोग्राफी होती है उसकी एक डेटा तैयार करना चाहिए, और उसके जन्म के बाद बच्चे का क्या लिंग रहा उसके आधार पर हम स्टडी करें तो हमको कुछ मिल सकता है कि बात किस प्रकार से प्रमाणित हो सकती है। इसी प्रकार आगे नेक्स्ट इसमें बताया गया है ये लिंग निर्धारण का। हमारे यहाँ कहा गया है कि ग्रंथ में कहा गया है कि अगर जब बच्चे का गर्भधारण होता है तो अगर शुक्र की मात्रा अधिक और रज की मात्रा कम है, यानी शुक्र ने पिता का वीर्य अधिक और माता का जो रज होता है यानी वो कम है, तो जो होने वाला बच्चा जन्म लेगा वो नर होगा। और अगर माता का रज अधिक और पिता का जो वीर्य यानी शुक्र है वो बहुत कम मात्रा में होगा, तो जो आने वाला जो बच्चा है वो स्त्री होगा। और अगर दोनों समान हैं तो वो नपुंसक होगा। विज्ञान में ये बात नहीं मिलती, विज्ञान इसको गुणसूत्र से जोड़ता है, और गुणसूत्र के अंदर भी मैंने इसमें कुछ जो गूगल से, मुझे इतनी जानकारी तो नहीं पर गूगल से मैंने कुछ निकाला है। तो जो डीएनए की संरचना होती है, जो एक्स डीएनए एक्स जो गुणसूत्र होता है उसमें डीएनए में उसमें लगभग 60% डीएनए और 40% हिस्टोन प्रोटीन होता है, और जो वाई गुणसूत्र होता है उसमें 80% जो होता है वो डीएनए होता है और 20% जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो कहीं ना कहीं इससे भी शुक्र और रज की मात्रा का हम निर्धारण कर सकते हैं, इसकी स्टडी करके इस बात को हम निकाल सकते हैं। एक और इसमें जो आता है डीएनए 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस बनाता है, उन नाइट्रोजन बेस में जो एक्स वाला बनाता है उसमें जो गुआनिन और साइटिन की जो मात्रा होती है वो 39% होती है, जबकि जो वाई गुणसूत्र होता है उसमें सीजीजी की मात्रा जो होती है वो 41% होती है। तो इससे भी कहीं ना कहीं हम ये लगा सकते हैं शुक्र और रज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। पवन कुमार जी हाँ, आप समअप करें बिल्कुल, हाँ, समय के दूसरे स्पीकर को टाइम देना है। अपन बाद में इस पे और चर्चा करेंगे, अपन समय मिलेगा तो। और आप इसको ठीक इसको वाइंड अप करें सर। आप ठीक है बहुत लंबा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर समय की अपनी सीमा है, तो इसको आप और ये जो शुक्र और रज का वर्णन है ये गर्भोनिषद यानी जो वैदिक उपनिषद है उसमें भी सेम टू सेम जैसा हमारे ग्रंथ में वैसा का वैसा ही वर्णन वहां भी प्राप्त होता है। तो इससे ये होता है कि स्टडी कहीं ना कहीं हम इसको अगर इसके आगे में अगर कुछ खोजे तो हमको कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार अपना इसका मैं उपसंहार करते हुए कहता हूँ कि इस प्रकार जो तंदुली विचरण में जो शरीर विज्ञान संबंधी जो अवधारणाओं का विचार किया गया है उस पे वो आधुनिक मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में हमारी प्राचीन मान्यताएं किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण थी, और प्राचीन ग्रंथों के इन विषयों विवेचनों का मात्र अनुमान के आधार पर वर्णन नहीं किया गया है। अनुमान के आधार पर भी किया हो तो भी कोई ना कोई उसके ऊपर बेसिक या कोई ऐसा तथ्य उनके पास रहा होगा जब उन्होंने इस बात का कथन किया होगा। बहुत सुंदर पवन कुमार जी, बहुत अच्छा प्रवचन आपका, आपकी व्याख्यान बहुत अच्छी तरह से दी है, और बहुत डिस्कशन करने जैसा टॉपिक है ये, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पर समय की सीमा है इसलिए हम क्षमा चाहेंगे, पर जब भी समय मिलेगा इसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है, विस्तार से हो सकती है। अब अपने अगले स्पीकर के लिए मैं निवेदन करूंगा सोमिल मेहता जी से कि वो पधारें और अपना उद्बोधन दें। चैलेंजेस टू जैन फिलोसॉफी इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट एंड विजन ऑफ जीवा एकेडमी। एक्चुअल में आज ये डॉक्टर डीपी त्रिवेदी साहब का लेक्चर था, पर वो आज नहीं आए, इसलिए उनकी जगह पे हमने अपने दूसरे सेशन वाले सोमिल मेहता जी को यहाँ ले लिया है। तो डॉक्टर सुलेख साहब आप कृपया इसको नोट कर लें कि ये डॉक्टर डीपी त्रिवेदी साहब नहीं है, तो उनके स्थान पे अपने दूसरे सेशन वाले सोमिल मेहता जी को लिया है। थैंक यू, प्लीज प्रोसीड। आदरणीय अध्यक्ष जी एंड यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वत गण को मेरा प्रणाम और सादर जय जिनेन्द्र।
हम जीव एकेडमी से आए हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से सभी या तो प्रोफेसर्स है या रिसर्चर्स है। हम एक अलग एंगल का, एक अलग विषय का यहाँ पर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। हमारा टॉपिक ऑफ द सेमिनार इज चैलेंजेस इन जैन फिलोसफी। एंड एक ग्रास रूट लेवल पे, एक जो प्राथमिक लेवल पे हमें जो चैलेंजेस दिखी, स्पेशली जो मेट्रो सिटीज में हम जो चैलेंजेस फेस करते हैं, तो उस विषय पर हम यहाँ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सेकंड स्लाइड प्लीज। हम देखते हैं कि आजकल के युवा जनरेशन में, और मैं जब युवा जनरेशन कहता हूँ तो इवन पीपल फ्रॉम आवर एज, बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, इवन पीपल फ्रॉम माई एज who are in their 30s, 40s or even 50s, and people who are from metro cities, तो उनका प्राथमिक एजुकेशन इंग्लिश भाषा में ही हुआ है और उन्हें आज हिंदी या गुजराती भाषा समझने में, पढ़ने में भी दिक्कतें आ रही है। कल सत्र में हम प्राकृत और संस्कृत भाषा विलुप्त हो रही है इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमें जो दिक्कत दिख रही है वो तो ये है कि इवन हिंदी एंड गुजराती आर स्लोली गेटिंग इरेडिकेटेड फ्रॉम पीपल रीडिंग एंड लिसनिंग पर्सपेक्टिव। घर पे बातें कर लेंगे, लेकिन अपने जो जिनागम है, अपने शास्त्र है, या किसी विद्वानों के साथ चर्चाएं जो होती है, वो तो अपनी हिंदी गुजराती भाषा में ही होती है आजकल। एंड अगर हमारे पास भविष्य की पीढ़ी के लिए पढ़ने के लिए, सुनने के लिए कोई अंग्रेजी या अन्य माध्यमों से उपलब्ध विषय वस्तु न होगी, तो एक दिक्कत ये आएगी कि लोग जैन धर्म पढ़ेंगे ही नहीं। कल हमारी ये भी चर्चा हो रही थी कि हमारी जैन संख्या कम हो रही है। जैन संख्या कम होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि लोगों को जैन धर्म के बारे में पता ही नहीं है। एक कहीं मैंने पढ़ा था कि जैन धर्म का सबसे बड़ा नुकसान कौन करेगा? क्या कोई हिंदू या कोई मुसलमान या कोई अन्य व्यक्ति आकर हमारे जैन धर्म का नुकसान करेगा? वो तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हम जैन स्वयं करेंगे, क्योंकि हमारे जिनागम या हमारे जो सिद्धांत, हमारे जो शास्त्र है, हम उन्हें पढ़ेंगे ही नहीं, तो वो ऐसे ही विलुप्त होने वाले हैं। तो इस विषय वस्तु पर मैं सदन का थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमें जो चैलेंजेस दिख रही है वो क्या क्या है। सिर्फ 2 मिनट लूंगा चैलेंजेस के ऊपर। हम देख रहे हैं कि आजकल जो यूथ है वो ये थर्ड स्लाइड है, सेकंड कीजिए ऊपर। सर ऊपर जाइए, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, और एक ऊपर। ठीक है। सो हम देख रहे हैं कि आजकल जो हमारे प्राथमिक लैंग्वेज बैरियर की वजह से एक जैन एजुकेशन में ही हमें दिक्कत दिख रही है। प्लस देखिए, रिलीजन इज सीन मोर एज अ रिचुअल्स आजकल के दिनों में। एंड लोग देखते हैं कि आप किसी को भी पूछेंगे जैन कौन है, तो वो है जो आलू प्याज नहीं खाते, या वो कौन है, तो वो है जो हमेशा भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, उपवास आदि करते हैं, वो जैन है। ऐसा ही लोग समझते हैं, मानते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे मूलभूत सिद्धांत पता ही नहीं है। एंड व्हाट वी आर आल्सो सेइंग इज दैट द यूथ इज गेटिंग मोर एंड मोर डिस्कनेक्टेड। आप कोई भी मंदिर में या कोई हमारे जो पाठशालाओं में आप देखेंगे, तो बच्चों की या यूथ की संख्याएं घटती जा रही है, और विशेषकर सभी वयोवस्क लोग ही वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो एक है कि फॉर्मेट ऑफ स्टडी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और एक है लैंग्वेज ऑफ स्टडी विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जैन सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्व के सबसे सुंदर सिद्धांत हैं, लेकिन यही चीज हम उन्हें कैसे समझाएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हमें समझकर ये चैलेंज के ऊपर काम करने की जरूरत है। वी आर ऑल्सो सीइंग दैट many of these rituals don't have connection with the scientific background। जैसे हम कल के सत्र में बात कर रहे थे, हम जो क्रियाएं करते हैं, जैसे अभी आशीष भाई ने एक प्रेजेंटेशन दिया IM बिल के ऊपर, बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन था,
हम जो IIM बिल की क्रिया करते हैं तो कैसे उसे साइंस के साथ कनेक्ट किया जाए, ऐसी चीज हमें अपने बच्चों को, यूथ को, या इवन जैन पीपल एट लार्ज उनको समझाना चाहिए। एक और चीज हम देखते हैं कि देयर इज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फिलोसफीज और अदर सोसाइटीज। हमारे बच्चे आजकल बच्चे या इवन बड़े जो हम जॉब वगैरह करते हैं या बच्चे स्कूल आदि में जाते हैं, तो ज्यादातर वो लोग कॉस्मोपॉलिटन स्कूल्स में या अदर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिटीज में ज्यादा रहते हैं, और वहाँ उन्हें वो संस्कार मिलना बहुत सरल होता है। लेकिन हमारी पाठशालाएं हफ्ते में एक दिन होती है, संडे को, तो वो संस्कार उन्हें मिलना थोड़े कम, मतलब इट इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट versus the other impressions that they are getting. They are getting bombarded with different type of thoughts in their daily life. Next slide please. हम ये भी देखते हैं कि there are intersectorial differences, जो बच्चे वही हाईलाइट करते हैं, उसी की बात करते हैं, लेकिन जो मूलभूत अच्छे सिद्धांत है, अच्छी फिलॉसफी है, उसके ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर वजन नहीं जाता। What we are also seeing is that there is confusion regarding what are authentic practices, right? And also there is increasing focus on materialism. आप स्पेशली जब मेट्रो सिटीज में जाएं तो आजकल बच्चों को या इवन बड़ों को स्कूल के माध्यम से ही आप देखेंगे तो एडवांस गैजेट्स, कंप्यूटर्स, एसीज, ये सब चीजें उनको प्राथमिक भूमिका से ही वो मटेरियल कॉन्सेप्ट उनमें इतना गर्भित कर दिया जाता है कि बच्चों को सुविधाओं की ही आदत पड़ जाती है। उन्हें जो एक अपने जैन मुनियों के कैसे जीवन होते हैं, हाँ, जो एक त्याग तपस्या क्या होती है, वो कॉन्सेप्ट उन्हें समझना, वो बचपन से वो संस्कार डालना ही मुश्किल होता है। तो एक चीज जो मैं ये सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि ये सारी जो चैलेंजेस हमने प्रेजेंट की, वी at the forefront feel that many of these are cropping up because of the language barriers, या फिर the methods of teaching in which हम कैसे मैसेज लोगों तक पहुंचाए। तो देखिए, चैलेंजेस तो बहुत सारी है और हम उसके बारे में काफ़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन हमने जीव एकेडमी ने एक प्रयास किया है कि हम एजुकेशन के लेवल पर पिछले 4 साल से कार्यरत हैं, और पिछले 4 साल में हमने क्या क्या प्रयास किए हैं वो मैं यहाँ प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं आप सभी को उसमें आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप भी एजुकेशन के लेवल पर हमसे जुड़ें, या हम आपसे कैसे जुड़ें और उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, वो भी मैं थोड़े बाद में प्रेजेंट करना चाहता हूँ। टू बिगिन विथ नेक्स्ट स्लाइड। तो जीव एकेडमी क्या कर रही है कि हमारे जो पुरातन शास्त्र है या हमारे जो कॉन्सेप्ट्स या फिलॉसफीज है, जो अपने एडवांस शास्त्रों में या अपने पाठ्यक्रमों में जो लिपिबद्ध है, हम उसे सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, या सिंपल उदाहरणों के माध्यम से, आजकल के कॉन्टेक्चुअल उदाहरणों के माध्यम से, या कोई एडवांस्ड टूल्स के माध्यम से, जैसे कोई वीडियोस है, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस है, ग्रुप डिस्कशंस आदि जैसे माध्यम है, पॉडकास्ट वगैरह है, इसके माध्यम से हम लोगों तक वही चीज, वही मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने एक जीव पोर्टल, jiv.net.in, ये एक इंटरनेट बेस्ड पोर्टल है। पोर्टल मतलब कि एक इंटरनेट में एक पूरा पाठ्यक्रम, एक कोर्स, एक मटेरियल रिपोजिटरी जो हम बना रहे हैं, और इसके ऊपर काफ़ी कुछ माहिती, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। हमने इसे फरवरी में ही लॉन्च किया है। सो वी आर, फ्रॉम एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, वी आर रिलेटिवली यंगर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी ये फील्ड में, एकेडमिक्स में कई वर्षों से कार्यरत है। हम आपसे भी विनती करते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन दें। अगर हमारी कहीं त्रुटियां रहती है, या यही विषय को कैसे हम और अधिक इफेक्टिव माध्यम से प्रस्तुत कर पाएं, तो आप वो हमें सुझाव जरूर दें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जीव पोर्टल पे अगर आप देखेंगे तो देर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हम कॉन्सेप्ट्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं। हम उसे वेल स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी, मतलब एक प्रॉपर सिलेबस के माध्यम से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, ऐसे 3 लेवल के कोर्स डिफाइन किए हुए हैं। ये कोर्स में हम विभिन्न टॉपिक के ऊपर
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, आर्टिकल्स, फिर वीडियोस, कुछ क्वेश्चंस और क्विजेस या कुछ लेक्चर ऑनलाइन बाइट्स, उसके माध्यम से हम इसे प्रेजेंट कर रहे हैं. We also feel that gone are the days where people are going to sit for 1 hour and listen. तो हम उसे छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से जो लोग 10-15 मिनट में या 20 मिनट में समझ पाए, जितना जिसके पास टाइम है उतना वो सुने और एक कॉन्सेप्ट को समझे, वो कॉन्सेप्ट को ही डाइजेस्ट करे. कल चक्रवर्ती साहब जी ने जुगाली की बात की थी, वो भी मुझे बहुत पसंद आई. आप जितना सुनेंगे उसके ऊपर ही खूब विचार करेंगे तो तत्व विचार का अपने जिनागो में कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है. हम उसी में एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म की तरह इसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ अपने जैन समुदाय में ही या सिर्फ भारत में ही सिमट के ना रह जाए. तो whether it is Jains or non-Jains, whether it is in India or abroad, anywhere in the world, we want to take this portal and our Jain philosophy. ये कोर्स सेल्फ पेस्ड है, तो आपको कोई पर्टिकुलर टाइमिंग को रिस्ट्रिक्ट रह के नहीं रहना है. आप अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंस टाइम पे ये मटेरियल देख के कोर्स सीख सकते हैं. एक सेल्फ पेस्ड कोर्स क्या होता है कि आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करे कि आप पहले रजिस्टर करेंगे तो आपको पहला इंफॉर्मेशन आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, एक के बाद एक. उसी में फिर एग्जाम्स आएंगे, उसी में क्विजेज आएंगे, सब वही उसी में एक के बाद एक आते हैं. तो इट इज़ अ वेरी इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग फॉर्मेट ऑफ टीचिंग. तो इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो, एक छोटा डेमो है जो हम सिर्फ 2 मिनट में आपको दिखाना चाहते हैं. तो मैं विजल बेन को इनवाइट करूंगा, वो हम एक छोटा डेमो देंगे. सभी को जय जिनेंद्र. यहाँ के सभी जो दिग्गजन बैठे हैं उन्हें मेरा प्रणाम. और सोमिल जी ने जैसे हमारा उद्देश्य जो था वो बताया, सो आई विल जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू व्हाट वी हैव डन. दिस इज हाउ द वेबसाइट लुक्स लाइक. It's jeev.net.in and it is also available on App Store. तो यहाँ पर हम रिसोर्सेज में जाएंगे प्लीज. वी हैव गिवन अ बैकग्राउंड कि हमें क्यों जिनगम पढ़ना चाहिए, बिकॉज हम सब जीव है और जीव का एक उद्देश्य होता है सुखी होना. तो ये सुख का प्रयोजन लेकर ही हमने पूरा सिंपल कोर्स डिजाइन किया है. Or how we started is that we saw these challenges and of course we wanted to do something about it, so that we all talk about the rich legacy of the past कि हमारा क्या था in the past, but if we don't act right now there may not be a future to look forward to. So that's why we try to make it futuristic. Hello, beta. Give us only the video presentation, okay, rather than the background, if you can. Yeah. Okay, so these are the main topics. Like every topic has all the media which we mentioned, articles and presentations and videos. You can go through it at your own pace. And I will just show you a 30-second trailer of the kind of videos that we are making. Please go on Jeev Academy. Go down, scroll down. Down, please. Yeah. Yeah, little bit down. 7 fundamental elements पे just आप hover कीजिए. It's a 30-second video. Does this soul have to drown in the ocean of miseries forever? Is there a way out of this mundane existence? Yes. The path to end their miseries and achieve infinite happiness exists. It has always existed, but the mundane soul never realized it. That path lies within. It is illuminated by the sermons from Tirthankars, who have revealed it
to all the souls of the universe. By following this path, every worldly soul can understand their true nature, recognize where their true bliss lies, and through exerting efforts in the right direction, eliminate sorrows to manifest true eternal happiness, the one they have sought since eternity. तो आपने देखा कि जैसे नाव वाला उदाहरण 7 तत्वों को समझने के लिए अपने जेनागम में बहुत प्रचलित है। हम उसी को थोड़ा और इंटरैक्टिव वीडियोस वगैरह के माध्यम से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ लास्ट 2 मिनट में हमारे जो फ्यूचर प्लान सुनील भाई, we Yes. don't have time, so please wrap up very quickly within a minute, please. यस सर। सो जस्ट एक लास्ट स्लाइड है हमारा कि फ्यूचर में हम क्या आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो जैसे जीव एकेडमी ये कुछ प्रयास कर रही है, आप सभी एकेडमिक्स में कार्यरत हैं, तो अगर पाठ्यक्रमों में अपने जैन जैसे अपनी बात हो रही थी कि जैन कॉन्सेप्ट्स को कैसे पाठ्यक्रमों में इंक्लूड किया जाए, तो इस विषय में जीव एकेडमी इज़ वेरी इंटरेस्टेड। अगर कहीं पर भी अगर ऐसा प्रयास किया जा रहा है, देन वी आर वेरी हैप्पी टू कोलैबोरेट कि कैसे हम उसमें कोई कंटेंट क्रिएशन या कैसे कोई सिद्धांतों को इजी तरह से प्रेजेंट करने में हम मदद कर पाएँ। जैसे मैंने कहा, हम पॉडकास्ट, ग्रुप डिस्कशंस, कोई इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस, ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह भी निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं, और यही कंटिन्यूस कोलैबोरेशन के लिए आप सभी जैनिज्म में थॉट लीडर्स हैं। Actually, we are very privileged to come here and present ourselves to such elite audience today. तो आप हमें मार्गदर्शन दें, और कहीं आपको लगता है कि एजुकेशन के माध्यम में हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो वी वुड लाइक टू कोलैबोरेट विथ यू फर्दर ऑन दैट। ये जीव का एक लास्ट स्लाइड, ये जीव का एक पोर्टल है जो QR कोड के माध्यम से हमने यहाँ पे रखा है फॉर इजी एक्सेस। आप इस वेबसाइट को, कोई अन्य है कहीं पर जो अंग्रेजी माध्यम से सीखना चाहते हैं, तो आप उन्हें प्लीज़ ये फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। अपना जैन तत्वज्ञान कैसे जन जन तक पहुँचे, बस यही हमारी एक परिकल्पना है और यही हमारा प्रयास है। आप सभी ने, जैस ने हमें यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए मौका दिया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। Thank you, Somil Bhaiya. Now I request Dr. Sulekh Sahab to continue. I want to thank all the speakers giving us a very illuminated talk on many different topics. I see so much is going on in India, and I think it needs to be continued. Especially to the last speaker, Sunil Mehta ji. I'm sure you probably know in America, there are 2 organizations for concentrated on youth. One is Young Jains of America, very, very vibrant organization, and they've been around for the last 30 years. I'm sure you would like to connect with them if you're not already. This is a group from the age of 17 to 25. The other group is what we call Young Jain Professionals. This is a group from 29 to 45. And both of these are a very active organization. So please connect with me if you are not already, or you look back on Jaina website and you will find a connection with them. Now, considering the time, see already the time is probably 5-10 minutes more. I would like to just give you very quick remarks. What is going on in America? Already my friend Dr. Narendra Parson covered some of those, but in shortage of time, I will not go through a long presentation. Let me see, out of nearly 80 Jain scholars working in the West, at least 40 are engaged in research related to philosophical aspects of Jainism. And notably, 2 endowed chairs. By the way, you may not know what endowed means, or some of you may know. Endowed means forever. Okay? These positions are forever in the university as long as the university exists. These endowed chairs in Jain studies are located within the philosophy department.
not in the Department of Religion or any other, within the philosophy department. And these are University of California at Irvine, where Brian Donaldson is the professor, and at Florida Atlantic University, which we established only about 6 months ago, and they will be advertising for a position very soon for a Jain scholar. What are the topics of research in America or in the Western world? One is Jain bioethics. Jain bioethics. This is a new topic, and about 10 years ago, there was a 3-day international conference on Jain bioethics. And two of our professors, Professor Brian Donaldson and Professor Anna Beisel, they published a very extensive, very comprehensive, probably the first book on Jain bioethics. It's nearly 400 pages, and you cannot see it probably. It was published by University of California Press. This book has at least 400 references of Jain Agams, any other publication in the West and East. So something you would like to see what it is. Death and dying, and Santhara and Salekhna. These are the topics for, I would say, for philosophical research. Quite a lot of scholars are working on that one. Mickey Chase, Dr. Mickey Chase at the University of Wisconsin is working, and there are so many other scholars. Fasting and intermittent fasting, which I think many speakers talked about. University of Tübingen in Germany, their professor is working on that particular aspect along with many others. Exploration of fasting, food practices, yoga, mindfulness, and meditation, and their relationship to physical, mental, and spiritual health. Now, one of the words that you probably hear again and again is veganism. I know some of the people think veganism is a Western fad. My brother and sister, it is ahimsa. Ahimsa in practice. And there are at least 10 million vegans in America, at least 10 million. The place where I live in now, Las Vegas, there are at least 80 vegan restaurants here. You will not find that kind of thing in many other places. Veganism is Jainism. Okay? We keep on saying all the time that every Jain should be a vegan. And every vegan should be a Jain. So those are following Jain values. So this veganism and Jain advocacy, quite a lot, it is being led by Professor Jonathan Dixon, and he's been appointed professor, and the title of his professorship is Vegan and Animal Advocacy Group. This happened only 3 weeks ago. Anekantvad and Syadvad, at least 5 professors are working on this particular topic. And they have published quite a lot of research for the last 30, 40 years. And just mentioned, we have brought out a book with practical application of Anekantvad. This book is already out from Motilal Banarsi Das, and hope you will take a look. Another thing we started was about 6-7 years ago, history of ancient Jain mathematics. Okay? And there are also 2 books out on Jain mathematics. The new topic which everybody talks throughout the world, environment and role of Jainism. And this is something Paryavaran. And we are looking at that we may create or establish center of excellence of a couple of universities just on that topic alone. Another topic, historical Jain presence in Italy. 4 professors are working at the University of Turin. They are looking at for the 1,000 years, is there any Jainness in Italy, any footprints there? And they have found quite a lot of that. They are compiling big database. What are the additional initiatives? We are holding themed exhibition in museums across the USA and Canada and Europe. Just last year, there were 2 of them. So they are bringing out Jain values. We have over here, we have monthly emerging scholar lecture series, both in Europe and as well as in USA. Every month, these are the young scholars we talked about yesterday. We don't have many young scholars. In America, all of these professors, and also in Europe, they are holding monthly lecture series. We call emerging scholar. They are motivating and topic discussions. There are also weekly reading and study session of Jain Agams. These are being led by a group of professors, weekly.
10, 12 professors on online, they get together and they're studying Jain Agams. Okay. We also have annual Jain Scholar Conference at the University of London, SOAS. Every year, 30, 40, 50 Jain scholars from all over the world, they get together and they have this yearly conference and they publish a Jain magazine. It's been going on for the last 25 years. Another big organization where many of these things are talked about, there's one called AAR, American Academy of Religions. This is an organization which is 100 years old, and it includes all religion. 20 years ago, Jain presence was not there. Today, it is very, very strong. And my brothers and sisters, every year, 10 to 12,000 academicians come to attend this convention. And the Jain academic 30, 40, 50. This year, it will be in Boston in the month of June, in the month of November. So there are many, many sessions on Jainism that take place. Also, themed symposium hosted by many universities. Just recently, which our Narendra Bhai mentioned, at California State University, Long Beach. Only this month, 3 weeks ago, there was a 3-day international conference on a theme. So what I'm saying is there is a lot of work going on, and we need to work together. We need to create more and more scholars, younger scholars, who are well-versed. And I think I saw many, many of those elements here. So with that, I would say, I would like to thank for this. Already we are over about 5 minutes. Anil ji, I want to keep this time that you have mentioned and not go over. So thank you, and appreciate all these scholars and my sabko anumodana. Jai Jain. Thank you, Dr. Sulesh Jain. On behalf of JS, I thank you very much. Till late night, you are here with us. And also, I thank you, Dr. Narendra Parsanji, who took pains to, he was also with us. So thank you very much for participating and encouraging JS. On behalf of JS, once again, I thank you all the online participants. Now there will be a tea break and then we will assemble at 11 o'clock again. Thank you very much, sir. I hope your tea is not getting cold. No, sir. Jai Jinendra, thank you all. Thank you, sir. Thank you. Jai Jinendra, Jai. नेक्स्ट सेशन में भी ये गोदावत साहब ये चेयर करेंगे और साथ में उनको सपोर्ट